गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है? उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने या फिर महाराष्ट्र ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है। आइए देखते हैं क्या है योजना, क्या है इसका उद्देश्य। तो हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 की शुरुआत किया है। इस योजना को फ्रेंड, इस योजना में देखा जाए जो खेल नर्सरी आरंभ की जाएगी जितने भी राज्य में जो सरकारी और जो निजी शिक्षा संस्थान है और साथ ही साथ जो निजी खेल संस्थान है वहाँ पे खेल नर्सरी आरंभ किया जाएगा। और इस योजना के द्वारा जितने भी वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो खेल प्रतिभाएं हैं उन खेल प्रतिभाओं को उभरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना में जैसा कि हम देख रहे हैं खेलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य है यहाँ पे। तो जितने भी जो जमीनी स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको तैयार किया जाएगा। उन युवाओं को अपने कौशल को निखारने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत। ठीक है, और इसी योजना के तहत जो देखा जाए ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित खेलों के लिए एक युक्त योजना के तहत खेल नर्सरियां जो हैं वो खोली जा रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए जो खेल विभाग के द्वारा इसमें जो है आवेदन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है वो है 20 जनवरी 2022 से। तो आप 20 जनवरी 2022 से जो यहाँ पे जो खिलाड़ी होंगे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको 20 जनवरी 2022 से इसके लिए आवेदन जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, विभाग के द्वारा इसको सूचना दी गई है। चलिए, चूंकि हम हरियाणा की बातें कर रहे हैं तो हरियाणा जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है फ्रेंड? मनोहर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना शुरू की गई है? ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइए किस राज्य में जो जिले हैं जो माओवादी प्रभावित जिले उन जिलों के लिए सहाय योजना शुरू की गई है? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। झारखंड के जो जिले हैं, माओवादी प्रभावित जो जिले हैं उन जिलों में देखा जाए सहाय योजना शुरू किया गया। आइए देखते क्या है ये सहाय योजना। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्य में जो माओवादी प्रभावित जो जिले हैं उन जिलों में जो युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से युवा आकांक्षा सहाय यानी कि स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ योजना शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, ये योजना जितने भी झारखंड के जो माओवादी प्रभावित जिले हैं, ये कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूमि है, सरायकेला है, नखरसावा, घुंटी है, सिमडेगा है, गुमला, इन जिलों में लागू किया जाएगा। और इन जिलों में क्या किया जाएगा? जो जमीनी स्तर पे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। ठीक है, इन वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जो जिले हैं उन जिलों में क्या किया जाएगा कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे उन खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्हें खेलों के माध्यम से अपने कौशल प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे कि उनकी एक अपनी पहचान बनेगी और वो क्या करेंगे? अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। यही है एक तरीके से इस सहाय योजना का उद्देश्य जो कि झारखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है उन क्षेत्रों में जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं। ठीक है, उन खेलों के माध्यम से उन युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, योजना के तहत जो है गांव से लेकर के वार्ड स्तर तक के जो 14 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जो लड़के और लड़कियां हैं उनको उनका पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स में अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो रमेश बैस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, झारखंड की राजधानी फ्रेंड क्या है? रांची है। ठीक है, यही था, आप ये सहाय योजना के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? वाराणसी,
प्रयागराज, कानपुर या फिर शाहजहांपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी हो जाएगा। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। देख लेते हैं क्या है एक्सप्रेसवे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जो जिला है वहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई बात करें तो 594 किलोमीटर ये जो है एक्सप्रेसवे लंबा है और ये देखा जाए 6 लेन का होगा। और देखा जाए इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो लागत आ रही है वो 36,200 करोड़ रुपए की लागत है। ठीक है, इसकी बात करें ये जो एक्सप्रेसवे है किसको किसको जोड़ेगा, तो ये देखा जाए इसके बारे में फ्रेंड, ये जो मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला ये एक्सप्रेसवे जो है मेरठ का बिजौली गांव के पास से होकर शुरू होगा और ये जो है प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। मेरठ से शुरू होकर के हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभलपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, फिर हरदोई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हरदोई, फिर उसके बाद उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, अंत में प्रयागराज तक ये होकर के गुजरेगा। ठीक है, यहाँ की इसकी बात करें इस एक्सप्रेसवे की, तो इस एक्सप्रेसवे जो कि हम देख रहे हैं कि मेरठ जो कि पश्चिम में है और प्रयागराज जो कि पूर्व में है, तो इस एक्सप्रेसवे को हम क्या कह रहे हैं, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी इसे बताया जा रहा है। तो जब ये एक्सप्रेसवे अपना कार्य जो है इस एक्सप्रेसवे का जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह देखा जाए ये पूर्व से पश्चिम से पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, आज फ्रेंड हम गंगा जी के बारे में बात करेंगे, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताइए गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में गंगा जो है कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर ये पहाड़ी इलाके से उतर करके जमीनी जो है स्तर पे जो है गंगा कब कहाँ किस जिले से ये जमीनी स्तर पर आती हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे बताइए। और सर्वाधिक जो प्रदूषित जो गंगा है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, आप मुझे इसके बारे में बताइए, गंगा के बारे में। ठीक है, तो गंगा नदी से संबंधित आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, कुछ आपके ज्योग्राफी भी होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जितने भी गंगा से संबंधित और कुछ योजनाओं के बारे में बताइए जो स्वच्छ गंगा अभियान जैसे चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो गंगा को मतलब स्वच्छ करने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ अभियान चलाए गए हैं उन अभियान के बारे में मुझे बताएं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं फ्रेंड। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड, यहाँ के जो मुख्यमंत्री देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ये आपका पूरा देखा जाए जो है एक्सप्रेसवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन की अनुमति दी है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार को देखा जाए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दिया है महाराष्ट्र राज्य को। कौन सी एक पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ होती थी काफ़ी, उस पर 2017 से इस पर प्रतिबंधित थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है परमिशन दे दिया गया। तो आइए देख लेते हैं। तो देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 से प्रतिबंधित था महाराष्ट्र का पारंपरिक बैल गाड़ी दौड़, उसका क्या है, उसे अनुमति दे दिया गया है पुनः उसको इस आयोजन को जारी रखने का। और यह जो निर्णय देखा जाए कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किए गए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मामला है इस मसले पर सुनवाई करते हुए क्या कहा कि जो पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में जो संशोधित प्रावधान की वैधता और महाराष्ट्र सरकार की ओर जो बनाए गए जो कुछ भी कानून जो नियम थे वो तब तक लागू रहेंगे। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक लागू रहेंगे जब तक कि जो लंबित याचिकाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर किया था कि इस तरह के जो खेल हैं, इस तरह का जो आयोजन किया जाता है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसको रोक लगाया जाए, क्योंकि इससे जो है जानवरों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये जब तक याचिकाएं जो लंबित हैं तब जब तक उनका निपटारा नहीं हो जाता तब तक जो है महाराष्ट्र सरकार के जो नियम है वो राज्य में जो है उसके तहत यहाँ पे इसका आयोजन तब तक जारी रहेगा जो कि पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ है। और इसी के तहत जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया था जो कि राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजन शुरू करने के पक्ष में बनाया गया था, उसी के तहत जो है इसे अभी जारी रखा गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे बात करें तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का जो विधायी उद्देश्य क्या, अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना। ठीक है, पशु इसी के तहत देखा जाए, इसके तहत इस अधिनियम के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1962 में अधिनियम 4 के
1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत जो है किया गया था, इसका गठन किया गया था, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, आप मुझे बताइए जल्लीकट्टू। ठीक है, जल्लीकट्टू जो है ये भी एक आयोजन है, ये किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता था, ये भी बहुत चर्चा में था। ठीक है, ये मुझे आप बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न फ्रेंड कि किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? WHO ने, अंकटाड ने, WTO ने या फिर WMO ने? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा ए, WHO के द्वारा ट्रैकिंग यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ जब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के अवसर पर विश्व बैंक के भी द्वारा देखा जाए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन हेल्थ 2021 जो है जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है फ्रेंड, जो कोविड-19 जो महामारी थी, इस दौरान जो वैश्विक महामारी के समय जितने भी जो हम लोग स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, वो 2 दशक की वैश्विक प्रगति को पूरी तरीके से यहाँ पे रोक सकता है था फ्रेंड, रोक नहीं होगा, रोक सकता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो पूरा विश्व था जो स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, इस कोविड महामारी ने उसको क्या किया है, लगभग 2 दशक के तक रोक दिया है उसकी प्रगति को, मतलब 20 वर्षों तक अब वो स्पीड नहीं प्राप्त कर पाएगा स्वास्थ्य कवरेज। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा WHO और वर्ल्ड बैंक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? कुंडमकुलम, कैगा, जैतापुर या फिर नरोरा? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैतापुर में देखा जाए 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने देखिए महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक जो है प्रथम चरण को मंजूरी दे दिया गया है। ये जो परियोजना है जैतापुर परियोजना, वो देखा जाए भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है। इस परियोजना के तहत देखा जाए फ्रेंड, जो अस्थायी आधार पर देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता होने के अलावा परमाणु ऊर्जा स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल है ये परियोजना। और इस परियोजना के पूरा होने पर देखा जाए अभी वर्तमान में हमारी परमाणु क्षमता क्या है फ्रेंड, 6780 मेगावाट, ये हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता है। अगर ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो वर्ष 2031 तक हमारी जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा क्षमता वो 22,480 मेगावाट तक की होने की जो है पूरी तरीके से उम्मीद की जा रही है इस परियोजना के पूरा होने पर। ठीक है, जैतापुर जो है बात करें, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा अपनी परियोजना जब ये पूरी होगी, जो कि 9.6 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन भी करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये 6 परमाणु रिएक्टर जो है, जिनमें से देखा जाए प्रत्येक की क्षमता लगभग जो मानी जा रही है वो 1650 मेगावाट मानी जा रही है, और जिसे क्या किया जा रहा है, फ्रांस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। और इसके स्थापित होने के बाद जो भारत के वर्तमान जो आप देख रहे हैं परमाणु ऊर्जा क्षमता, वो आगे बढ़ करके 2031 तक कितनी हो जाएगी, इतनी होने की पूरी तरीके से उम्मीद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैतापुर कहाँ पे है, वो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कुंडमकुलम बताइए कहाँ पे, कैगा बताइए कहाँ पे है, और आप मुझे बताइए नरोरा। ये सारे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स हैं ये किन किन राज्यों में स्थापित है? कुंडमकुलम के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी विवादित भी रहा था। और मुझे बताइए किस राज्य के, किस देश के सहयोग से इस कुंडमकुलम जो है परमाणु रिएक्टर ऊर्जा की स्थापना की गई है या चलाया जा रहा है। अगला है हमारा कि टाइफून राय ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? दक्षिणी जापान, दक्षिणी फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर हवाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा, दक्षिणी फिलीपींस को टाइफून राय ने क्या किया है, प्रभावित किया है। तो ये देखा जाए जो टाइफून राय है वो दक्षिणी फिलीपींस के कौन से द्वीप पे, सिरगाओ द्वीप पर आया, और वहाँ पे देखा जाए काफ़ी बड़े मतलब स्तर पर इसने वहाँ पे तबाही मचाई, और काफ़ी तेज़ तूफानों में से इस तूफान को माना जा रहा है फिलीपींस में, जितने भी फिलीपींस में तूफान है उसमें मतलब एक माना जा रहा है इस टाइफून राय को, काफ़ी शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, देखिए कहाँ पे ये आया है, सिरगाओ द्वीप। अगर यहाँ पे देखिए, ये देखा
सिग्राव द्वीप जो है यहीं पे इस तूफान ने दस्तक दी है और काफ़ी बड़े पैमाने पे तबाही मचाया है। ठीक है, इस तूफान की वजह से अगर देखा जाए तो काफ़ी वर्षा हुई है, जिसके कारण बाढ़ आया और फिर वहाँ पे विनाश की चेतावनी जारी किया गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग जो है वहाँ पे प्रभावित हुए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए जो प्रभावित जो लोग थे वो एक अपने जो स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। ठीक है, राय के बारे में बात करें तो ये फिलीपींस से जितने भी तूफान टकराए हैं, जैसे कि 15वां तूफान है ये टकराने वाले, और ये दक्षिण प्रांत सिरिगाओ डेल नार्ट में सिरगाओ के रिसोर्ट द्वीप पर लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी। ठीक है, जो कि 121 मिलियन प्रति घंटे में अधिकतम निरंतर हवाओं के साथ ये पहुंचा है। ठीक है, ये देखिए फिलीपींस है फ्रेंड, फिलीपींस जिसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड, मनीला है। ये देख लीजिए उत्तरी क्षेत्र में स्थित है मनीला। और ये देखिए एक तरफ ये फिलीपींस सी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे कि ये चर्चा में रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये पूछ सकता है कि हाल ही में ये द्वीप चर्चा में थी, किस देश से संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। सिरगाओ द्वीप जो है किस देश से संबंधित है, फिलीपींस से संबंधित है। यहाँ देखिए हमें एक बाल्बेक स्ट्रेट दिख रहा है जो कि किसको किसको जोड़ रहा है। ये देखा जाए सुलू सी को देख रहा जाए तो साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है, और किन देशों को अलग कर रहा है, यहाँ पे फिलीपींस को मलेशिया से अलग कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका मोरो गल्फ है और साथ ही साथ यहाँ पे बहोल सी है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेल्वेसी सी है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिलीपींस सी देखा जाए तो पैसिफिक ओशन का एक भाग हो जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। जैसा कि हमने बात किया यहाँ की राजधानी मनीला है। मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, फिलीपीन पेसो जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि और मुझे पता है फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है वहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आंसर करिए। नेक्स्ट है हमारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया, उड़ीसा में किया गया, लद्दाख में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया। तो देखिए खेल मंत्री आपको अनुराग ठाकुर जी दिख रहे हैं और इनके द्वारा देखा जाए खेलो इंडिया महिला लीग का उद्घाटन किया गया। पहला है ये राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली के जो स्टेडियम है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसमें देखा जाए जो भी इस लीग का जो विजेता होगा उसको 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। और जो पहले चरण में जो लीग की 14 टीमें हैं जो हिस्सा लेंगी, जो कितने हिस्सा ले रही हैं, पहले चरण में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक लगभग 42 मैच जो हैं वो खेले जाएंगे। तो इस समय ये लीग चल रहा है, आप लोग कई लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम अपने 9th प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य ने अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन और साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने देखा जाए खाद्य और कृषि संगठन और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली या फिर सतत कृषि खाद्य प्रणाली के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाए आंध्र प्रदेश सरकार ने सतत कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने के लिए किसके किसके साथ समझौता किया है? खाद्य और कृषि संगठन के साथ और साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ जो है समझौता किया है। इसमें देखा जाए एफएओ जो है वो किसानों को अच्छी कृषि प्रबंधन प्रथाओं, अस्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करना जो करेगा इस समझौता के तहत, और साथ ही साथ जो है राउत भरोसा केंद्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, राउतों की अगर बात करें फ्रेंड तो केंद्र जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी नकली बीज होती है, कीटनाशक होते हैं, उर्वरक होते हैं, उन उर्वरक को बाजारों से हटाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कौन से जो राउथू भरोसा केंद्र स्थापित किए गए थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो राउथू भरोसा केंद्र स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? बाजार से नकली बीज, कीटनाशक और जितने भी नकली उर्वरक हैं उनको बाजार से हटा देना, यही उद्देश्य था। ठीक है, और अब हम चलते हैं यहाँ पे आखिरी प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस संगठन के द्वारा 16/2021 रिपोर्ट जारी किया गया है? एफएओ के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा या फिर यूनेप के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
2021 रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जिसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन, इसके द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 16 रिपोर्ट जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरली इस संगठन पे तो हमारा दिमाग जाएगा नहीं, खाद्य और कृषि संगठन पे, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं कि जितनी भी जो आबादी बढ़ रही है उन आबादी के लिए जो भोजन का प्रबंधन करने की जो चुनौती काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो आबादी बढ़ने के साथ साथ उन आबादी के लिए जो भोजन का प्रबंधन किया जा रहा है उस प्रबंधन के दौरान बहुत सारी चुनौतियां जो हैं आ रही हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात की गई है कि अगर दुनिया जो है जिस तरीके से जो दुनिया है मौजूदा रास्ते पर बढ़ना जो जारी रखती है, तो और साथ ही साथ 50% अतिरिक्त भोजन का उत्पादन करती है, तो जितने भी खेती बाड़ी के लिए उनको अतिरिक्त जल की आवश्यकता इस्तेमाल हो, कितनी 35% जो है 35% उन्हें अधिक जल के इस्तेमाल की आवश्यकता होगी। इसके काफ़ी दुष्प्रभाव होंगे, जैसे कि पर्यावरणीय आपदाओं के रूप में सामने आ सकते हैं, और इससे संसाधनों में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और इन सब कारणों से क्या होगा, नई सामाजिक चुनौतियों और हिंसक टकरावों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में बात की गई है। और साथ ही साथ फिलहाल ये बताया गया है कि जो मानव गतिविधियों के कारण जो मृदा क्षरण है, उस मृदा क्षरण से जो कृषि योग्य भूमि जो है वो कितनी है, प्रभावित हुई है 34%, यानी कि 166 करोड़ हेक्टेयर जो है वो मृदा जो है भूमि प्रभावित हुई है, जो कृषि योग्य भूमि है, किसके कारण, मानव गतिविधियों के कारण। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया। देखिए हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के बारे में। इसका देखिए फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ था, 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर देख लीजिए रोम में है, इटली के रोम में है, ठीक है। और ये इसके मेंबर देख लीजिए, वर्तमान में 197 मेंबर है। और ध्यान रखिएगा रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 का भी सम्मेलन हुआ था, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम डिक्लेरेशन भी था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया गया, 18 दिसंबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी, मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं, अरविंद कुमार बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रांस की रक्षा मंत्री जो भारत दौरे पर आ रही हैं, फ्लोरेंस पार्ली, ठीक है। तो ये भारत दौरे पर हैं जो फ्रांस की रक्षा मंत्री, ध्यान रखिएगा। अभी एक एग्जाम में पूछा भी था, किसी विदेश मंत्री का नाम था, तो इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा पंजाब के नए DGP बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बनाए गए हैं, ठीक है। पुस्तक है रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लेखक कौन है, SS ओबराय जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 18 दिसंबर को मनाया गया। और चीन में अमेरिका के अगले राजदूत नियुक्त हैं, कौन मिले, निकोलस बर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ITTF होम्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में सीरिया के ओलंपियन हैंड जाजा को हराकर खिताब अपने नाम किया है, किसने किया, भारत की 12 साल की हंसिनी मथाना राजन ने किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर एवं पत्रिकाओं की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किससे किया गया है, मोहित जैन को किया गया है, ठीक है। और अंतिम है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि वर्तमान में भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, वो है आपकी 6780 मेगावाट। और आप मुझे बताएं कि 2031 तक कितने तक का लक्ष्य रखा गया है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है, कितना, 8479.53 करोड़ रुपीस का, ठीक है। ये अनुपूरक, दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है चालू वित्त वर्ष के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया, वाराणसी में किया। और यहाँ की थीम क्या थी, नया शहरी भारत, ठीक है। अखिल भारतीय महापौर की थीम क्या थी, नया शहरी भारत। और आयोजन कहाँ किया गया था, वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है फ्रेंड, चौथा स्थान है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण किया, कितने नवीन स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया था, 5000, ठीक है। और अंतिम में हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया, किसे किया, शशि भूषण
शीतांशु को जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs, हम लोगों ने 10 फैक्ट्स ऑलरेडी, और हमने 5 जो है अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। मैंने कुछ आपसे प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, आप उनका आंसर करें। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है अवेलेबल है, और देखा जाए टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर क्लिक करिए, डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली जितना हम करंट अफेयर्स जो डिस्कस करते हैं या फिर अन्य जो है हमारे संस्था के द्वारा जो कुछ भी जो लेक्चर्स होते हैं उन सारी चीज़ें जो वहाँ पे अवेलेबल होती है, जहाँ से आप वहाँ पे सारी चीज़ें इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।